Yes, I have started the recording also. So we have discussed the definition and the objectives of trade policy, and now we are moving on to the, the tools of trade policy, or in other words, trade policy instruments. The actions or the tools which we use in order to introduce an action in the trade policy regime is, they are known as trade policy tool or instruments. लार्जली ये दो टाइप के होते हैं, अगर आप इस टेबल को गौर से देखें ना, अगर इस स्लाइड को, ए इज टेरिफ मेजर्स एंड बी इज नॉन टेरिफ मेजर्स. तो बेसिकली तो ये दो ही हो गए. टैरिफ मीन टैक्स. तो अगर हम टैरिफ मेजर्स पे आए तो ये दो होंगे, इंपोर्ट टैरिफ्स एंड एक्सपोर्ट टैरिफ्स. इंपोर्ट पे आप जो टैक्स लगाते हैं, एक्सपोर्ट पे जो टैक्स लगाते हैं, वो इसमें आ गया. तो ये तो कोई इतना मसला नहीं है, ये तो बहुत सीधी सी चीज़ है, मेरा ख्याल है ना, समझ में आ जाता है जल्दी. ठीक. अच्छा, अब हम अगर नॉन टैरिफ पर आए, टैक्स के अलावा गवर्नमेंट कैसे एक्शन लेती है, ट्रेड पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं. तो नॉन टैरिफ मेजर्स आर फर्दर ऑफ टू टाइप्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेजर्स. एज यू कैन सी, डायरेक्ट मेजर्स में B11 क्या आ रहा है, एम्बार्गोज ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट. एम्बार्गो मीन रिस्ट्रिक्शंस, प्रोहिबिशन. गवर्नमेंट में इम्पोज बैन और गवर्नमेंट में प्रोहिबिट द एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ सम आइटम. मसलन अभी स्पेस टेक्नोलॉजी में पाकिस्तानियों को 9/11 के बाद अमेरिकन एडमिशन नहीं दे रहे हैं, तो ये एक किस्म का एम्बार्गो है, बैन है. तो अगर ये देखें, ये डायरेक्ट मेजर है ना, ये डायरेक्ट इम्पोज हो जाएंगे. गवर्नमेंट कहते हैं फलां चीज पाकिस्तान नहीं आएगी या इससे ज्यादा क्वांटिटी में नहीं आएगी, तो दिस वुड बी नोन एज एम्बार्गो. सॉरी, अगर क्वांटिटी नहीं, एम्बार्गो मीन बैन, सिंपल. कोटा रिस्ट्रिक्शंस इज बेसिकली द क्वांटिटी ना, क्वांटिटेटिव जो है कंट्रोल है कि आप कौन सी चीज कितनी आनी चाहिए. अगर गवर्नमेंट ये भी डिसाइड करने लगे कि हाउ मेनी आइटम्स ऑफ अ प्रोडक्ट आर अलाउड टू बी इंपोर्ट और अलाउड टू बी एक्सपोर्ट, तो दैट वुड बी नोन एज कोटा रिस्ट्रिक्शंस. जैसे अमेरिका हमें टेक्सटाइल का कोटा देता रहा है, जब तक वो कोटा जो है देता रहा, हमारी अच्छी जो है ना एक्सपोर्ट होती रही. और जब उसने हमें ओपन जो है कंपटीशन के लिए कहा, तो बांग्लादेश जिसको कोटा अभी भी मिल रहा था, वो हमसे आगे निकल गया. हमारी टोटल एक्सपोर्ट से ज्यादा बांग्लादेश की एक्सपोर्ट हो गई है, जबकि कॉटन हमारी यहाँ होती है. तो कॉटन और शुगर पे भी है ना ये हमारा तो असल में तो हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज जो अर्न करने वाला सेक्टर है, वो तो बेसिकली टेक्सटाइल सेक्टर है. शुगर तो हमारी डोमेस्टिक डिमांड पूरी करता है नॉर्मली, और जब ज्यादा हो जाए तो हम एक्सपोर्ट करते हैं. अच्छा, कोटा के बाद तो कोटा, जी जी फरमाइए सर. तो कोटा रिस्ट्रिक्शंस बेसिकली कोटा यानी कि रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से. हाँ, यानी मैं आपसे बोलूँ, आप 3 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं करेंगे एक सेशन में, तो ये कोटा ऐसी बात कर रहा हूँ, आप तो करें क्वेश्चन, नो इश्यू. जैसे रिसेंटली जो है, जी जी फरमाइए. सॉरी सर, इस कोटा रिस्ट्रिक्शंस ओनली ऑन पब्लिक गुड्स, जो मतलब आप पब्लिक के लिए कर रहे हैं, या दिस इज अप्लाई फॉर प्राइवेट? देखिए, नॉर्मली कोटा इज इम्पोज्ड ऑन अनवांटेड आइटम ना. मसलन 1950s के अंदर लग्जरी आइटम इंपोर्ट करने आसान नहीं थे, गवर्नमेंट हैड लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन इट. तो कोटा ऑब्वियसली दो जगहों पे लगेगा. या तो ऐसी जो है चीज हो कि जो हर एक को चाहिए हो, तो वो ये नहीं पसंद करेंगे कि एक तक महदूद हो जाए. या कोई ऐसी चीज जो कभी इकोनॉमी में जिसकी जरूरत नहीं है, वो नहीं चाहते इस पे पैसा खर्च हो, तो वो उसकी महदूद क्वांटिटी कर देते हैं कि इससे ज्यादा नहीं आ सकती. फिर B13 है एक्सचेंज रेट कंट्रोल्स. यानी आप अभी आप, मेरा ख्याल है $10,000 आप मजे से अपनी पॉकेट में रख के ले जा सकते हैं. इट इज नो इलीगल एक्टिविटी ना. मगर जब मैं 1991 में इंडिया गया, तो आई वाज टोल्ड नॉट मोर देन $25. आई वाज अलाउड टू टेक ओनली $25 विद मी टू इंडिया. $25 में क्या होना था जी, मैं तो अपने रिश्तेदारों के घर भी नहीं पहुंच सकता था इंडिया में होकर. तो वो बड़ा अनरियलिस्टिक किस्म का जो है ना कंट्रोल था. लेकिन एक्सचेंज रेट कंट्रोल का यही मतलब होता है कि जहां पर जो गवर्नमेंट है उसने फॉरेन एक्सचेंज की मूवमेंट और एक्सचेंज रेट अपने हाथ में लिया हुआ हो, द प्राइस ऑफ द फॉरेन करेंसी इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक डिनोमिनेटर. फिर एक सीधा सीधा काम होता था, अभी आपको अम्मार बताएंगे थोड़ा सा, और मैं भी बताऊंगा, कि लाइसेंसिंग कर दें आप इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की. आजकल तो आप लोग खुद जो है ना एक्सपोर्ट इंपोर्ट करें सारे, अभी तो काफी इंटरनेशनल ट्रेड हैज बीन मेड इजी. लेकिन ऐसा कर सकती है गवर्नमेंट, इफ इट वांट्स टू कंट्रोल, restrict the size of international trade, it may introduce license. It means that license holder would be allowed to import or export,
while a person without any license would not be allowed to do so. खुद ब खुद ये कंट्रोल करेगा चीज़ों को। अब इनडायरेक्ट मेजर्स हैं, बज़ाहिर तो वो इंटरनेशनल ट्रेड पे डायरेक्ट यानी कोटा वोटा नहीं लगाते, लेकिन इनका इम्पैक्ट आता है। मसलन एक है इंसेंटिव्स और डिसइंसेंटिव्स टू इन्फ्लुएंस द फ्लो ऑफ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स। यानी अभी अयूब के जो है आपको साथी आपके पढ़ाएंगे, अयूब के टाइम पर एक्सपोर्टर्स को बहुत जेनरस किस्म का फंड मिलता था, इनाम मिलता था। अभी 2-4 साल पहले तक एक्सपोर्टर्स को रिसर्च एंड डेवलपमेंट अलाउंस मिलता था 3-4%, कुछ अर्से पहले 6% था वो। यानी आप $1 लाख के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करें तो $6,000 गवर्नमेंट आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट के नाम पे दे देती थी। तो इस किस्म की चीजें गवर्नमेंट करती रहती है। ये इंसेंटिव भी होते हैं, डिसइंसेंटिव भी होते हैं। तो टेक्सटाइल में भी रिबेट वगैरह मिलती है अभी भी? रिबेट मिलता है जी जी बिल्कुल, वो रिबेट इंसेंटिव है बेसिकली, सही कह रहे हैं बिल्कुल। अब ये फिस्कल इंसेंटिव में आ जाएगा वो रिबेट, है ना, या गवर्नमेंट डायरेक्ट। जैसे अभी एक स्कैंडल बना हुआ है कि शुगर जो आपके जो इंडस्ट्री के जो सेठ थे, इन सबको 20-22 अरब डॉलर की सब्सिडी मिल गई है, जबकि शुगर भी है ना, ये तो सब्सिडी तो मिलती है तो प्राइस या तो अपनी जगह रहती है या कम हो जाती है। प्राइस भी 52 रुपीज से 90 रुपीज तक चली गई थी और सब्सिडी भी खूब दी गई। तो ये जो सब्सिडी दी जा रही थी ये फिस्कल इंसेंटिव होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल में रखने के लिए, ताकि प्राइस पे ज्यादा यानी एंड कंज्यूमर पे ज्यादा असर ना आए। लेकिन अगर आप सब्सिडी भी बिलियंस में दे रहे हो और पाकिस्तान में 5 से 6 अरब केजी की कंजम्पशन है शुगर की, 1 रुपी पर प्राइस इंक्रीज पर केजी yields 5 to 6 billion of profit for the sugar producer, और आपके यहाँ 52 से वो 90 के करीब चला गया। तो जस्ट इमेजिन द अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट दैट शुगर इंडस्ट्री है ना gained just by increase in the price, and they were being given subsidy by the government also. That's why they had to investigate. लेकिन अगर आपने कोई बेईमानी की हो और अगर आप चाहते हो कि अपने बेईमान साथी को कोई कुछ ना हो, तो आप ये कहते हैं कि बेईमानी तो बहुत होती रही है, तो हम बेईमानी को शुरू से जो है ना चेक करेंगे, तो जाहिर है वो आप तक फिर मामला कभी नहीं आएगा। तो वो जो शुगर कमीशन था, it was authorized to investigate increase in sugar prices during the last year, but government has changed their SOPs and now they are investigating the sugar subsidy and price तो खैर 5 साल में बढ़ी नहीं पिछले, तो शुगर सब्सिडी वो पिछले 5-7 साल में देख रहे हैं आप। इसका मतलब है कि भूल जाएं किसी को सजा मिलने वाली बात। सब्सिडी पाकिस्तान की प्रोडक्शन कितनी है सर शुगर की? And how much do we... देखें तकरीबन 5 बिलियन ऑन एवरेज तो हमारी डोमेस्टिक डिमांड है, तो 5-5.5 अरब केजी अगर हो जाए तो हाँ वो तो हमारी डिमांड है, और अगर इससे ज्यादा हो जाए तो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। So we are not importing it in मतलब इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं हम लोग। जी जी। अच्छा आप सब्सिडी देखें, बीट ये नहीं हमने एक्सपोर्ट कर दी, ये बड़ा मजेदार गेम है, ये किसी दिन समझाऊंगा, बहुत अच्छी खेल है ये, है ना। और फिर आप हाँ, और अगर अभी थोड़ा सा आपको इशारा दे दूं तो गवर्नमेंट ने अभी 2 हफ्ते पहले मान लिया कि पिछले साल की ग्रोथ 3.3 नहीं थी, 1.9 थी। तो इन्होंने उसको 3.3 जब किया तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट बढ़ा के दिखाई थी, वीट आर्टिफिशियली बढ़ा के दिखाया था, शुगर आर्टिफिशियली बढ़ा के दिखाई थी, क्योंकि ये तो कर सकते हैं ना, ये तो फरिश्ते हैं, इनको तो अदालत से भी तस्दीक हो गई। अब वो आर्टिफिशियली इन्होंने चीजें तो बढ़ा दी, गेम ये किया कि जो आर्टिफिशियली चीजें बढ़ाई थी उनको एक्सपोर्ट करने की इजाजत दे दी। जब वो एक्सपोर्ट हो गई तो पाकिस्तान में शॉर्टेज हो गई, जब शॉर्टेज हो गई तो कीमत बढ़ गई। तो शुगर इंडस्ट्री ने हर तरफ से समेटा। मेरी बात समझ गए? कभी डिटेल में ये बात करूंगा। अब सुनो, सही सर, समझ में आ गई सर, समझ में आ गए सर, समझ में सर। हाँ अब ये जो फिस्कल इंसेंटिव अभी गवर्नमेंट ने खुद कहा है, पता है 2 हफ्ते पहले कि 1.9 ग्रोथ थी। हफीज पाशा साहब तो शुरू से कह रहे थे और भी लोग कह रहे थे कि ग्रोथ 3.3 नहीं है पिछले साल की। इन्होंने वो दिखा दी, लेकिन वो पिछले साल 10 महीने तक तो 3.3 चिल्लाते रहे। अब जब टाइम आया अगले साल की जो फिगर सही करने का, क्योंकि अगर ये पिछले साल के 3.3 पे जमे रहते तो इस साल -4% आपकी ग्रोथ नहीं होती, -0.4 इन्होंने बताई है। वर्ल्ड बैंक ने तो कहा था -2.8 होगी। तो अभी भी इसमें भी लग रहा है कुछ गेम है, लेकिन अगर ये 3.3 पे जो है ना जमे रहे तो ये -3% जो है ना ग्रोथ हो जाएगी, जो कि ऑब्वियसली तूफान आ जाएगा। तो अब क्योंकि बड़ी मुसीबत आ रही थी तो पिछले वाले को इन्होंने मान लिया, वो लोगों के फिर हमारी लोगों के जहन में भी नहीं रहता।
आप मुझसे कितना ही सुन लो, लेकिन आप में से चंद का ही इरादा बदलेगा, बाकी वैसे ही रहोगे। नहीं अब ये सर, जो तभी तो आपने कहा था कि कुछ ही लोग ही हैं जो शुगर इंडस्ट्री के अंदर आ सकते हैं। जी ये है, ये तो सियासतदानों की है। अच्छा अब सर एक देखें, सवाल, मैं आगे बढ़ूं या कोई क्वेश्चन आ Yes, रहा है? ओके एक ओके, क्वेश्चन है सर। जी फरमाइए। सर मेरा सवाल ये है कि ऑब्वियसली एक्सपोर्ट करने में प्रॉफिट ज्यादा है, जी सो हाउ डू यू रेगुलेट कि आपने जो है लोकल डिमांड मीट कर ली है बिफोर यू आर अलाउड टू एक्सपोर्ट? ये इकोनॉमिक जो काउंसिल बैठी होती है वो इसीलिए तो बैठी होती है, इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन काउंसिल बनी हुई है ना, ECC, उसका यही तो काम है। तो सर असल बट दे कीप अ रेगुलेशन ऑन एवरी सिंगल प्रोड्यूसर वन बाय वन। नहीं, दे लुक एट इंडस्ट्री एज अ होल। तो आप सर, सो कैन टोटल समबडी कंजम्पशन के नॉट, नंबर। नहीं जी तो मैं कह रहा हूँ कि लेट्स से इफ आई वाज अ शुगर प्रोड्यूसर, right? At what point am I allowed to export, or I have to wait for everyone to have a consensus and एक साथ ही export होगा? नहीं, अब वो ये कहते हैं कि हमें डोमेस्टिक जो है प्रोडक्शन का 10% एक्सपोर्ट करना है, तो फिर वो बताते हैं कि जी 10% आप करें, सही है ना? तो आप हो कोई भी हो 10% तक उसको प्रोडक्शन एक्सपोर्ट करने को मिल जाएगी। जी कुतैबा। सर थोड़ा सा इसको जरा ये फिस्कल इंसेंटिव और सब्सिडीज में मेजर क्या डिफरेंस है वो बता दें। यही मैं बार बार कहना चाह रहा था कि मैं अगर आगे बढ़ूं तो, क्योंकि मैंने फिस्कल इंसेंटिव में सब्सिडी का एग्जांपल दे दिया तो मामला थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। आप बिल्कुल सही हाँ कह वो रहे हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि वो बिल्कुल। मैं तो ट्रेड देख रहा होता हूँ ना बैंक में, तो वो हाँ, हमारे जिस तरह से एक्सपोर्टर्स को वो DLTL का रिबेट वगैरह मिल रहा होता है, तो हम्म। वो तो सब्सिडी में काउंट होगा या वो नहीं फिस्कल नहीं नहीं इंसेंटिव में नहीं काउंट नहीं, वो इंसेंटिव है, वो फिस्कल इंसेंटिव। ठीक है? मसलन चाइना के ओके। अंदर ऐसा होता था कि कुछ अर्सा पहले तक, मुझे आजकल नहीं पता, अगर आप है ना, इफ यू आर अ न्यू इंडस्ट्री जो है, इफ यू आर जो है हैव एस्टैब्लिश्ड अ न्यू इंडस्ट्री इन चाइना, तो 8 साल तक वो आपसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं लेते थे ना, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जो है आपको प्रोवाइड की जाती है फ्री। इसी तरह से आपने इंडस्ट्रियल जोन सुने होंगे, हब और नूरियाबाद वगैरह, सुंदराबाद लाहौर के करीब है। ये इंडस्ट्रियल जोन Yes, होते sir. क्या है ना, एक्सपोर्ट फ्री जोन इनका नाम हो जाता है। कुछ टैक्सेस EPZ, इनको sir. माफ हो जाते हैं, कुछ टैक्सेस इनको माफ कर दिए जाते हैं, तो वो भी एक किस्म का फिस्कल इंसेंटिव है, इनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है, ठीक है ना। लेकिन सब्सिडी इज अ स्पेसिफिक इकोनॉमिक टर्म है, तो ये भी फिस्कल जो है अपना जो है ये, मगर ये इस प्रोड्यूसर को दिया जाता है सिर्फ, और उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को और कंसिस्टेंट सप्लाई को मेंटेन करने के लिए दिया जाता है। बाकी जो फिस्कल इंसेंटिव है वो फिस्कल इंसेंटिव में चले जाएंगे। फिर है मल्टीपल एक्सचेंज रेट सिस्टम, ये भी कंट्री करते हैं। ये आपको अभी जरा समझाना, जरा मैं एक शॉर्टकट लगाता हूँ, लेकिन आप इसको समझेंगे अयूब के जमाने में आकर अच्छी तरह। वो एक एग्जाम्पल है वहां, अयूब के जमाने में सर ये आप था। फिस्कल इंसेंटिव्स और सब्सिडाइज एक बार फिर से बता देंगे? देखें, फिर मैं रिपीट करता हूँ, सब्सिडी इज आल्सो अ फिस्कल इंसेंटिव, but subsidy is a consistent and very important part of economic process of production. That's why it has been given a separate place. Subsidy is also fiscal incentive, but it has a particular definition. It is offered to producer to maintain consistent supply of their product for the benefit of masses. Any other fiscal incentive would be part of fiscal incentive. जैसे एक दो मिसालें कुतैबा ने दी, एक दो मिसालें मैंने अलग से दी। मसलन मैं चाइना की एग्जाम्पल दे रहा था, मैं एक्सपोर्ट फ्री जोन की एग्जाम्पल दे रहा था, जहाँ पे टैक्स माफ हो जाते हैं, ये सारे फिस्कल इंसेंटिव। अच्छा ये देखें मल्टीपल एक्सचेंज रेट क्या है, मैं भी आसानी से समझाता हूँ। ये हो रहा था आज से, यानी अयूब के जमाने में, चले मैं बताता हूँ, बड़ा स्विंग पे था, पीक पर था ये। अगर आप एक्सपोर्ट इनकम है आपकी, तो गवर्नमेंट आपको $1 के जो है तकरीबन 6 रुपीज प्रोवाइड करती थी, और अगर आपके पास फॉरेन एक्सचेंज है नॉन एक्सपोर्ट इनकम से, तो गवर्नमेंट आपको 4.75 रुपी देती थी। तो $100 अगर आपके पास हैं तो तकरीबन 100 रुपए का फर्क आ जाता था कन्वर्जन रेट। इसको हम कहते हैं मल्टीपल एक्सचेंज रेट। वन एक्सचेंज रेट फॉर वन फैक्शन ऑफ इकोनॉमी and another exchange rate for other faction of economy, and government does it just to motivate producers or people to enhance economic activity. We are going to understand this function in relatively detail, I think by the next week. अच्छा, आप लोगों से एक मैंने गुजारिश की थी, मगर आप लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो सुलेमान के अलावा। मैंने कहा था क्वेश्चन करें तो कैम भी ऑन किया करें, ठीक है, और क्वेश्चन करें। आप लोग क्वेश्चन अभी तक तो अच्छे कर रहे हैं, आज थोड़ा क्लास ठंडी लग रही है, अभी 2 हफ्ते तक तो सही था। अच्छा, नाउ वी मूव ऑन टू थर्ड टाइप ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी, इट इज नोन एज मॉनेटरी पॉलिसी।
इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिसी इन मॉडर्न टाइम्स। आजकल के ज़माने में सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज में सबसे अहम पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी है। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है द की इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स are tried to achieve by using monetary policy, and the role of fiscal and trade policy is to support the monetary stance of the government. फिर रिपीट करता हूँ, 3 सिपाही हैं आपके पास इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव अचीव करने के, मॉनेटरी, फिस्कल और ट्रेड। इसमें से मॉनेटरी असल आपका बंदा है। आप अपने की ऑब्जेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी से अचीव करते हैं, जबकि बाकी 2 पॉलिसी ऐसी बनाते हैं कि वो मॉनेटरी पॉलिसी को सपोर्ट करती चली जाएं। दैट्स व्हाई वी से that in modern times monetary policy has become the leading policy. It was not the case in 1960s and 70s. In 1960s and 70s fiscal policy used to be the leading policy. आजकल monetary policy है। तो monetary policy को जरा और समझिएगा, and it is technical by nature also. It is bit difficult to grab. पहली स्लाइड में तो कुछ नहीं है, आसान सी बात है। मॉनेटरी पॉलिसी इज वन ऑफ द टूल्स दैट द नेशनल गवर्नमेंट यूजेस टू इन्फ्लुएंस इट्स इकोनॉमी। ओके, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए तो पॉलिसी यूज करते हैं। यूजिंग इट्स मॉनेटरी अथॉरिटी टू कंट्रोल द सप्लाई एंड अवेलेबिलिटी ऑफ मनी, अ गवर्नमेंट अटेम्प्ट्स टू इन्फ्लुएंस द ओवरऑल लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन लाइन विद इट्स पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स। यूजुअली दिस गोल इज मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तमाम मैंने आपको पिछली क्लास में बताया हुआ है, the common objective of all economic policy is to achieve and then maintain the macroeconomic stability. And I have told you people the meaning of the macroeconomic stability also. अगर आपके ज़हन में नहीं है, just go through the recording and you will find it. अच्छा, सर macro is related to the public ना सर, गवर्नमेंट से रिलेट करती है macro? Macro तो पूरे मुल्क की इकोनॉमी है, aggregates, individual कुछ नहीं। Aggregates of the total economy. एग्रीगेट्स जो टोटल इकोनॉमी के हैं वो मैक्रो इकोनॉमी है। ओके, ठीक है, तो उसका गवर्नमेंट उसका एक एजेंट है, गवर्नमेंट उसका एक हिस्सा है, लेकिन मैक्रो इकोनॉमी में हम सब होते हैं, पाकिस्तान समेत। तो कंज्यूमर भी होगा सर? अवाम भी इसका हिस्सा है। ठीक है, लो एम्प्लॉयमेंट, फिर इसमें लिखा है लो इन्फ्लेशन। देखें ना, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, ये आगे बता रहा है आपको। एम्प्लॉयमेंट शुड बी लो, inflation should be under control, economic growth should be stable, and there should be a balance in external payment. वही balance of payment का balance. Monetary policy is usually administered by, it is conducted, designed and conducted by the central bank. It is known as State Bank of Pakistan. Pakistan में it is known as the State Bank. ये central bank है normally. ठीक है, and this is the layman definition of monetary policy: the regulation of volume of money supply. ठीक है, by central bank. यानी मॉनेटरी ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए सेंट्रल बैंक का क्या काम है, दे प्ले विद द अमाउंट ऑफ मनी सप्लाई अवेलेबल टू द इकोनॉमी। सम टाइम दे रिड्यूस इट, सम टाइम दे इंक्रीज इट इन ऑर्डर टू अचीव इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, एंड अब आप जो पहली स्लाइड है, अगर मैं उसको समराइज करूं तो मॉनेटरी पॉलिसी के बहुत से ऑब्जेक्टिव हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, प्राइस स्टेबिलिटी एंड फाइनेंशियल सेक्टर स्टेबिलिटी, saving promotion, saving investment promotion and enhancement of economic growth, and to maintain or the exchange rate stability in easy words. लेकिन असल में according to the State Bank of Pakistan, Pakistani State Bank is using monetary policy to achieve the 2 key objectives. एक economic stability है और एक price stability है। ये 2 बड़े ऑब्जेक्टिव है मॉनेटरी पॉलिसी के, छोटे तो हम इन 2 स्लाइड में आपको बता ही रहे। Economic stability is an objective that should be achieved in the short run. Short run means within 1 year time period. While price stability is a monetary objective that is achieved in the relatively long run. It means that if we are taking actions to control prices today in June 2020, so it is not possible for the government to control inflation completely by May 2021. It would take more than a year. स्टेट बैंक तो कहता है कि 18 to 36 months, 1.5 से 3 साल लगते हैं प्राइस कंट्रोल करने में मॉनेटरी पॉलिसी को। इसलिए हम इसको कह रहे हैं क्योंकि 1 साल से ज्यादा लग जाता है प्राइस स्टेबिलिटी का ऑब्जेक्टिव अचीव करने में। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट प्राइस स्टेबिलिटी इज अ लॉन्ग रन ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, व्हाइल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इज अ शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव। अब मॉनेटरी पॉलिसी बचपन में जो हम यूज करते थे 1950s, 40s, 60s, 70s इवन, वो थी डायरेक्ट मॉनेटरी पॉलिसी।
डायरेक्ट मॉनेटरी पॉलिसी जो है डिपेंड करती थी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी पर। ये क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है, अगर आपको याद हो तो, ठीक है ना। दिस इज क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। ये क्या है, m इंटू वी इज इक्वल टू p इंटू वाई। अब ये m इंटू वी इज इक्वल टू p इंटू वाई, ये बेसिकली चीज क्या है, इसको मैंने नीचे लिख दिया। हियर m इज द क्वांटिटी ऑफ मनी अवेलेबल टू पीपल, टू द इकोनॉमी। v is the velocity of money, constant per unit of time. By assumption it remains constant during 1 year time period. आप में से कोई बता सकता है, आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा इसलिए पूछ रहा हूँ, कि जो वेलोसिटी ऑफ मनी है ये समझते हैं? एनीवन हु कुड डिफाइन इट? So circulation of the money during the year. एवरेज, यस, यानी मनी इन सर्कुलेशन, मगर एवरेज नंबर ऑफ, यानी वेलोसिटी तो ये है ना कि हाउ मेनी टाइम्स अ डिनोमिनेटर, अ यूनिट ऑफ करेंसी ऑन एवरेज हैज बीन यूज्ड इन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। यानी अगर गवर्नमेंट ने, आसान बात करता हूँ, अगर गवर्नमेंट ने 2 बिलियन के नोट मार्केट में फ्लोट किए और टोटल 8 बिलियन की जो है मार्केट में खरीदो फरोख्त हुई, तो ऑन एवरेज अ रुपी वाज यूज्ड 4 टाइम इन इकोनॉमिक एक्सचेंज। क्या ख्याल है? 2 अरब के नोट हैं और 8 अरब की खरीदो फरोख्त हो गई एक साल में, तो इसका मतलब है 1 रुपया 4 दफा यूज हुआ कि 4 नहीं हुआ? times use. Yes sir. This is the velocity of money. This is the velocity of money. Average number of time a unit of a currency is used in economic exchange. This is the velocity of money. And according to economic pundits, जो बड़े-बड़े economists हैं, it remains constant during the year. एक साल में ये किसी कंट्री में बदली नहीं जा सकती। इसको बदलने की आप कोशिश करेंगे, it would take more than a year. ठीक है। फिर P इसके अंदर जो है एग्रीगेट प्राइस लेवल है, और Y इसके अंदर रियल आउटपुट है। ठीक है ना। रियल आउटपुट मीन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द इकोनॉमी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, आई एम टॉकिंग अबाउट द यूनिट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। ये रियल आउटपुट है। अब देखें V अगर आप कांस्टेंट कर दें तो थोड़ा सा समझें, ये डेल्टा M क्या होगा, चेंज इन मनी सप्लाई ड्यूरिंग 1 ईयर टाइम पीरियड। डेल्टा P क्या होगा, चेंज इन एग्रीगेट प्राइस पर यूनिट ऑफ टाइम पीरियड, यही इन्फ्लेशन होता है डेफिनेशन के मुताबिक। चेंज इन Y क्या है, चेंज इन रियल आउटपुट पर यूनिट ऑफ टाइम, इसी को इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हो तुम। अब हम समझ गए, अगर V कांस्टेंट है तो समझें, जब स्टेट बैंक मनी सप्लाई को चेंज करता है तो पार्ट ऑफ इंक्रीज इन मनी सप्लाई इज कंज्यूम्ड इन इंक्रीजिंग द प्राइस लेवल, एंड पार्ट ऑफ इंक्रीज इन मनी सप्लाई इंक्रीजेस द रियल आउटपुट। अब अगर रियल आउटपुट बढ़ रही है तो इट इज बेनिफिशियल फॉर द इकोनॉमी जस्ट बिकॉज इट इज बाउंड टू इंक्रीज आवर लिविंग स्टैंडर्ड। अगर हम एक की जगह 2 लैपटॉप बना रहे हैं, एक की जगह 4 गाड़ियां बना रहे हैं, 4 की जगह 6 कुर्सियां बना रहे हैं, तो इस्तेमाल के लिए चीजें बढ़ गई ना, इट विल इंप्रूव आवर लिविंग स्टैंडर्ड। इसलिए आखिरी की 2 लाइनें देखें, मैंने क्या कहा है। देखो V कांस्टेंट कर दो, अब तुम M चेंज करोगे तो ये P को भी चेंज करेगा, Y को भी। ठीक है ना। ये मॉनेटरी पॉलिसी थी। पहले डायरेक्ट इसको हम करते थे, इन्फ्लेशन कंट्रोल और जो है ना ग्रोथ कंट्रोल। लेकिन जब मनी सप्लाई आप चेंज करोगे तो जो इन्फ्लेशन आएगी वो अनफेवरेबल है, उसको हम पसंद नहीं करते। लेकिन अगर मनी सप्लाई के चेंज होने से रियल आउटपुट चेंज हो जाए तो ये हम पसंद करते हैं। ये बड़ा मसला था डायरेक्ट मॉनेटरी पॉलिसी में, कंट्रोल का बड़ा इशू था। हम चाहते हैं रियल आउटपुट बढ़ाना, लेकिन बढ़ जाती है इन्फ्लेशन, तो फिर डायरेक्ट मॉनेटरी पॉलिसी को अबेंडन कर दिया। अगर आप में से कोई इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ है तो उसको ज्यादा पता होगा, मैं तो अपनी लिमिटेशन में चल रहा हूँ, जाहिर है मुझे सिर्फ यही थोड़ी पढ़ाना है। तो अब इन्होंने क्या किया, 1970s में जो ग्रेट स्टैगफ्लेशन आया, जो ऑयल प्राइस क्राइसिस आया, उससे इन्होंने तय कर लिया गोरों ने कि डायरेक्ट मॉनेटरी पॉलिसी सही नहीं है, क्योंकि पता ही नहीं चलता जो है ना अपना इन्फ्लेशन हो जाती है, यानी की टारगेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव नहीं होता। और उन्होंने कहा ये इसलिए नहीं होता, जरा समझिएगा, आप मनी सप्लाई को चेंज करते हैं, इससे आप चाहते हैं वाई चेंज हो जाए। अब मनी सप्लाई एक नॉमिनल वेरिएबल है, ये तो नोट है ना, बस कागज का पुर्जा। वाई जो है ये रियल आउटपुट है। नॉमिनल वेरिएबल को बढ़ाकर आप रियल वेरिएबल बढ़ाना चाहते हैं, ये बड़ा यूनिक है नेचर के लिहाज से, ये बड़ा अजीब है, अगर आपने कभी सोचा हो या आप सोचिएगा। तो अब ये जो प्रोसेस है, it is known as monetary transmission mechanism. What is monetary transmission mechanism? The process of transforming increase in money supply into real output. This is known as monetary transmission mechanism. इसको in short it is known as MTM. MTM कह देते हैं इसे। Sir, repeat कर दें please.
मनी सप्लाई को आप बढ़ाते हैं, मनी सप्लाई का मतलब है कि नोट बढ़ा देते हैं। अब आप कहते हैं कि अब इकोनॉमी के अंदर चीजें ज्यादा बनेंगी, तो नोट बढ़ाना तो एक नॉमिनल वेरिएबल है ना, एक है ना, ये एक नॉमिनल वेरिएबल है मनी सप्लाई। लेकिन आप रियल आउटपुट बढ़ाना चाहते हैं, तो मैं कह रहा हूँ मॉनेटरी पॉलिसी में जो एक यूनिक चीज है जो किसी और पॉलिसी में नहीं है, you bring about a change in a nominal variable and you expect that it is going to change a real variable. That is very unique by nature. अब इस प्रोसेस पे कंट्रोल कोई नहीं है, इसको कहते हैं मॉनेटरी ट्रांसमिशन, MTM। MTM पे कंट्रोल कोई नहीं है क्योंकि पता ही नहीं है कैसे होता है सही तरह। बहुत सारे इस पे थ्योरी है और वो थ्योरी है, लॉ नहीं है, पक्का पता नहीं है यानी। तो अब क्या होता है, तो ये कंट्रोल का इशू रहता है डायरेक्ट मॉनेटरी पॉलिसी में। तो इकोनॉमिस्ट ने कहा कि ऐसा करें कि डायरेक्ट की जगह इनडायरेक्ट मॉनेटरी पॉलिसी यूज करें। ये इनडायरेक्ट मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? ये कहते हैं मॉनेटरी जो आप एक्शन ले रहे हैं, चेंज इन एम, इसको डायरेक्ट प्राइस और वाई पे एक्सपोज ना करें, बल्कि दरमियान में एक इंटरमीडिएट वेरिएबल डाल दें। ठीक है, दरमियान में एक इंटरमीडिएट वेरिएबल डालें। मॉनेटरी एक्शन डायरेक्ट आउटपुट पे नहीं जाएगा, मॉनेटरी एक्शन पहले इंटरमीडिएट मार्केट में आएगा, वहां से ट्रांसमिशन होगी इसके रियल आउटपुट पे, और वो जो इंटरमीडिएट वेरिएबल आप ऐड करेंगे उस पर आपका कंट्रोल होगा। मसलन अब आप इनडायरेक्ट मॉनेटरी पॉलिसी जो आजकल ऑर्डर ऑफ द डे है, ये आजकल चल रही है बच्चों, इसकी आप डेफिनेशन देखो क्या है। ये डेफिनेशन से ज्यादा मैंने एक्सप्लेनेशन की हुई है। मॉनेटरी पॉलिसी एक्शंस bring about an immediate change in the financial markets, especially in the money market, which brings about a change in real sector, and it creates economic growth in the short run, and then on the price level in the long run. समझिएगा, इनडायरेक्ट मॉनेटरी पॉलिसी में ये होता है कि मॉनेटरी एक्शन मनी मार्केट में इंट्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि मनी मार्केट पे गवर्नमेंट का, स्टेट बैंक का कंट्रोल है किसी हद तक। फिर उस मनी मार्केट से ये बिहेवियर चेंज करते हैं हाउस होल्ड का, यानी सी चेंज करते हैं कंजम्पशन। ये बिहेवियर चेंज करते हैं इन्वेस्टर्स का, बिजनेसमैन का, यानी आय चेंज होता है। ये बिहेवियर चेंज करते हैं गवर्नमेंट का, यानी जी चेंज होता है। आपने पढ़ा होगा C + I + G + NX, ये वाई होता है, यानी इकोनॉमी जब ये बढ़ती है तो इकोनॉमिक जो है ग्रोथ आ जाती है। ये जो मैकेनिज्म है कि मनी मार्केट में जो आपने चेंज इंट्रोड्यूस किया है उसका इम्पैक्ट हाउस होल्ड बिहेवियर में आ जाए, उसका इम्पैक्ट बिजनेसमैन में आ जाए, ये सारा तो हो जाता है जनाब अली 1 साल के अंदर। लेकिन प्राइस तक जाते जाते, जैसे कि मैं आपसे पहले अर्ज कर चुका हूँ, प्राइस तक जाते जाते इसका 1.5 से 3 साल लग जाते हैं। ठीक है, अब हम क्या बात कर रहे हैं, जैसे हमने मनी मार्केट दरमियान में ऐड कर दी इकोनॉमिक ग्रोथ के और मनी सप्लाई के, तो हम कह रहे हैं सो बाय सेटिंग एन इंटरमीडिएट टारगेट, ठीक है, पॉलिसी मेकर्स एक्सपेक्ट टू अचीव द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स रिलेटिवली इजीली। पहले तो खो जाते थे ना, बढ़ा रहे हैं ग्रोथ, बढ़ रही है इन्फ्लेशन। लेकिन इनडायरेक्ट मॉनेटरी पॉलिसी में, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी के एक्शंस मनी मार्केट में इंट्रोड्यूस होते हैं, इसलिए इतना जो है ना अब जो कंट्रोल आ गया थोड़ा। और जी ये आप ये जो बात कह रहे हैं कि ये जो मॉनेटरी पॉलिसी का जो एक्शन है, कौन साहब है तलहा बात कर रहा हूँ सर, तलहा बात कर रहा हूँ जी। चलो सर, आप ये कह रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी के जो एक्शंस हैं वो इम्पैक्ट करते हैं मनी मार्केट के अंदर, तो ये स्टेटमेंट को मतलब किस तरह करते हैं? अभी मैं समझा रहा हूँ, थोड़ा सा ठहरें, मैं यही समझा रहा हूँ, बिल्कुल एग्जैक्टली यही समझाने जा रहा हूँ। ओके सर, थैंक यू। अब देखो, मैंने कहा कि मॉनेटरी एक्शन आएंगे मनी मार्केट में, अल्टीमेट टारगेट 2 हैं, प्राइस स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ। उनको अचीव करने के लिए इंटरमीडिएट टारगेट बनेंगे। ये 3-4 इंटरमीडिएट टारगेट लिखे हुए हैं, इंटरेस्ट रेट टारगेटिंग, मनी स्टॉक टारगेटिंग, नॉमिनल इनकम टारगेटिंग, कमोडिटी प्राइस जो टारगेटिंग, कमोडिटी प्राइस गोल्ड को कह रहा हूँ मैं, सिल्वर को कह रहा हूँ, स्प्रेड बिटवीन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म और लेंडिंग एंड डिपॉजिट रेट्स। बैंक का एक लेंडिंग रेट होता है, एक डिपॉजिट रेट होता है, उसका डिफरेंस। क्रेडिट एग्रीगेट्स टारगेटिंग, गवर्नमेंट यही कहते हैं कि किस सेक्टर को कितना क्रेडिट मिलेगा। इस स्लाइड को समझा रहा हूँ और इनके क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ से। दिस इज इनडायरेक्ट मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क, है ना, इसको समझो। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव 2 हैं, प्राइस स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ। इनको अचीव करने के लिए इनडायरेक्ट मॉनेटरी पॉलिसी क्या करेगी? मॉनेटरी पॉलिसी एक्शन इंट्रोड्यूस करेगी इंटरमीडिएट मार्केट में। अब मसलन सबसे मशहूर दुनिया में नॉमिनल इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट रेट है टारगेटिंग, यानी इंटरेस्ट रेट को टारगेट किया जाता है कि इस साल का इंटरेस्ट रेट क्या होगा, और उस इंटरेस्ट रेट के टारगेट, मसलन अगर आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो तो लोग सेविंग ओरिएंटेड हो जाएंगे, मनी सप्लाई कम हो जाएगी। अगर आप इंटरेस्ट रेट कम कर दो तो लोग कंजम्पशन ओरिएंटेड हो जाते हैं और मनी सप्लाई बढ़ जाती है। तो असल में तो देखें, मनी मार्केट यानी मनी सप्लाई, मनी डिमांड, मनी मार्केट है। मनी मार्केट में आप कैसे खेल रहे हैं? एक तरीका है इंटरेस्ट रेट टारगेटिंग का।
अमेरिका में ज्यादातर यही होती है, हमारे यहाँ नहीं होती। हमारे यहाँ इसलिए नहीं होती कि हमारी आवाम बहुत ज्यादा इंटरेस्ट जो है आपका सेंसिटिव नहीं है। हम लोग इंटरेस्ट रेट चेंज होने का कोई बहुत ज्यादा रिएक्शन शो नहीं करते हैं, ठीक है। फिर है मनी स्टॉक टारगेटिंग, ये पाकिस्तान में होती है। मनी स्टॉक टारगेटिंग कैसे करते हैं? मसलन अगले साल का इन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ रखा है 2.4% इकोनॉमिक ग्रोथ का टारगेट, और इन्फ्लेशन यानी 2.5 समझ लें थोड़ी देर के लिए, और इन्फ्लेशन का टारगेट रखा है जनाब आली 6.5%। कल जो बजट आया है वो बता रहा हूँ। अब 6.5 है चेंज इन पी यानी इन्फ्लेशन, 2.4 चलो मैं 5 बोलता हूँ, 2.5 है चेंज इन वाई। इन दोनों को ऐड कर लो, 2.5 प्लस 6.5 9%। तो अब मैं आपको बताऊं पाकिस्तान में इन टारगेट को अचीव करने के लिए 9% तो मनी सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी हर हालत में 12 महीने के दौरान। आज जितना भी आपके पास मॉनेटरी स्टॉक है 9% बढ़ाना पड़ेगा, ये कहलाता है मनी स्टॉक टारगेटिंग, ठीक है। अब देखो टारगेट तो अचीव करना है इन्फ्लेशन का और इकोनॉमिक ग्रोथ का, लेकिन आप उसको लिए क्योंकि उस पर आपका कंट्रोल नहीं है, आप एक इंटरमीडिएट टारगेट बनाते हो जो कि क्लोजली लिंक होता है आपके अल्टीमेट टारगेट से और उसको कंट्रोल करते हो। जैसे पाकिस्तान अगर मनी स्टॉक टारगेटिंग कर रहा है तो इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी पॉलिसी मेकर्स ये जो मनी सप्लाई है और द मनी स्टॉक, और ये जो मनी सप्लाई या मनी स्टॉक है, इट इज मोस्ट सेंसिटिवली रिलेटेड टू द की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। एम आई अंडरस्टूड? जी, मेरी बात समझ में आ रही है या सारे चले गए? तो चलेंगे सर आराम से समझाए तो बहुत सर ये वाला थोड़ा मनी स्टॉक टारगेट का रिपीट करिएगा। अभी लेस देन अ मिनट में, अच्छा अभी फौरन ही आ जाएंगे हम। अब जो है ना इसके ऊपर मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूँ, 100% प्रैक्टिकल पाकिस्तान की, कहीं से भी हाइपोथेटिकल नहीं है। आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा है? चलो रिकॉर्डिंग हो रही है, देख लेना। अभी बस खत्म हो रही है ये मीटिंग तो हम फौरन ही नेक्स्ट शुरू करेंगे। मैं ठीक है ना, अभी चले जब तक है तो मैं बोलता हूँ। तीसरा नॉमिनल इनकम टारगेटिंग है जो कि बहुत कम होता है, बाकी 3 नहीं होते। अभी दुनिया में शुरू के 3 ज्यादा पॉपुलर हैं, इंटरेस्ट रेट टारगेटिंग, मनी स्टॉक टारगेटिंग, नॉमिनल इनकम टारगेटिंग, और ये बाकी 3 इतने पॉपुलर नहीं रहे जो आखिरी के हैं, ठीक है। और अभी इसके नीचे भी हमने जाना है। इसके नीचे जो लिखा हुआ है वो लिखा है MOP, मॉनेटरी ऑपरेटिंग प्रोसीजर लिखना था, मॉनेटरी ऑपरेशन प्रोसीजर लिख दिया गया है। मैं इसको सही करता हूँ। मॉनेटरी ऑपरेटिंग प्रोसीजर मीन